नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि शिक्षा का विकास है। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और जो भी नए यूजर्स है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है, ताकि ये बहुत सारे लोगों को ये वीडियो मिल सके, ठीक है, और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें दोस्तों, ठीक है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, शिक्षा का विकास, 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ठीक, सल्तनत युग में शिक्षा का विकास कैसा था ये जानते हैं। मध्यकाल में भारत की परंपरागत शैक्षणिक पद्धति बिना अधिक परिवर्तन के प्रचलन में बनी हुई थी। हिंदुओं की उच्च शिक्षा की प्राचीन शिक्षण संस्थाएं जैसे गुरुकुल, मठ, टाल यानी तोल, संगम, चतुष्पाठी तथा चौपासी जैसे विभिन्न नामों से जानी जाती थी। ठीक है, इस काल में नदियाँ मिथिला, बनारस, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, मुल्तान, सरहिंद, कामरूप आदि हिंदू विद्या के प्रमुख केंद्र थे। बर्नियर बनारस के विश्वविद्यालयों की तुलना यूनान के विश्वविद्यालयों से करता है। वह काशी को भारत का एथेंस कहता है। अमीर खुसरो बताते हैं कि अरब ज्योतिषी अबू मासर बनारस आया और वहाँ 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया। बनारस में ही राजा जय सिंह ने राजकुमारों की शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर की भूमिका में बनारस को हिंदू विद्या के केंद्र के रूप में वर्णित किया है। अमीर खुसरो के अनुसार विद्या के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के समकक्ष थी। भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से मिथिला विश्वविद्यालय इस काल में ब्रह्मचर्य शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मैथिली गीतों के रचयिता विद्यापति आचार्य महेश ठाकुर एवं इनके तर्कशास्त्र से संपन्न शिष्य रघुनंदन दास यहाँ के प्रमुख आचार्य थे। रघुनंदन बौद्धिक विजय हेतु अकबर के दरबार में गए थे। ठीक है, रघुनंदन दास राय ने अकबर के कहने पर दिग्विजय का अभियान किया था। अकबर उनसे प्रसन्न होकर पूरा मिथिला उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया था, लेकिन निष्ठावान शिष्य ने अपने गुरु महेश ठाकुर को गुरु दक्षिणा के रूप में मिथिला दे दिया। इस प्रकार महेश ठाकुर दरभंगा राजकुल का संस्थापक बना। नदियाँ, जिसे नवद्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यहाँ के विद्या केंद्र की 3 शाखाएं नवद्वीप, शांतिपुर एवं गोपालपारा में थी। नदियाँ में नव्य न्याय विशेष अध्ययन का मुख्य विषय था। 16वीं सदी के महान विद्वान सार्वभौम ने इस संस्था की स्थापना की थी। नदियाँ का महत्व बढ़ जाने से मिथिला का गौरव कम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मदरसे उच्च शिक्षा केंद्र थे, वहीं मकतब प्राथमिक विद्यालय होते थे। इस्लामी परंपरा के अनुसार एक बच्चे को 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पर ही विद्यालय भेजा जाता था। इस हेतु एक बिस्मिल्लाह समारोह संपन्न होता था, जो हिंदुओं के उपनयन संस्कार की भांति था। विश्वविद्यालय उपाधियां भी प्रदान करते थे।
जैसे तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के विद्वान को फाजिल, धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा पूर्ण होने पर दस्तरबंदी यानी पगड़ी बांधना समारोह होता था, जो कि हिंदुओं के समावर्तन संस्कार की भांति था। दस्तरबंदी समारोह में छात्र के सिर पर उसके प्रमुख शिक्षक द्वारा पगड़ी बांधी जाती थी। निजामुद्दीन औलिया की दस्तरबंदी अलाउद्दीन उसूली ने किया था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की जो दस्तरबंदी था उसको अलाउद्दीन उसूली ने किया था। अमीर खुसरो की इजाज़ खुसरवी 1319 ईस्वी से और सीरत फिरोज शाही से सल्तनत काल के अध्ययन के विषय एवं पुस्तकों की जानकारी मिलती है। औरंगजेब के समकालीन मुल्ला निजामुद्दीन सिहालवी ने 18वीं शताब्दी में मदरसों के पाठ्यक्रम यानी दर्स ए निजामी में 11 विषय बताएं, जो कि आगे चलकर 15 हो गए। ठीक है, आगे चलकर वो 15 हो गए। मुग़ल काल के पाठ्यक्रम एवं किताबों की जानकारी औरंगजेब के राज्यकाल में लिखी गई खुलासत उल मकतब से मिलती है। ठीक है, अब्बासियों के शासनकाल में बगदाद शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, महमूद गजनबी ने अपनी राजधानी गजनी में विशाल शाही पुस्तकालय एवं अजायब घर स्थापित करवाया था। उसने एक मदरसा की भी स्थापना की थी, जिसका प्रधानाचार्य अंसूरी था। अलबरूनी, अलमसूदी एवं फिरदौसी ने यही शिक्षा ग्रहण की थी। उसके उत्तराधिकारी पुत्र मसूद ने सबसे पहला मदरसा लाहौर में स्थापित किया, जो कि 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर, आगे देखते हैं दूसरे पेज पे, भारत में लाहौर ही फारसी विद्या का प्रमुख केंद्र बना। महत्वपूर्ण है कि सल्तनत एवं मुग़ल काल की राजभाषा फारसी थी। यही लाहौर में ही शेख अल-हुजवीरी ने कश्फ अल-महजूब की रचना की थी। हसन निजामी के अनुसार मोहम्मद गौरी ने अजमेर में मदरसों की स्थापना की, जो कि अपने ढंग से निराले थे। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम शिक्षा का केंद्र दिल्ली बन गया। इल्तुतमिश ने न्यूजिया या मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना सर्वप्रथम दिल्ली में की। तत्पश्चात इसी नाम से एक मदरसा बदायूं में भी खोला गया। इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नसीरी मदरसा बनवाया, जिसके प्रधानाचार्य इतिहासकार मिन्हास थे। इल्तुतमिश ने एक विद्यालय मुल्तान में भी बनवाया था। इसने अपने पुत्रों की शिक्षा हेतु बगदाद से 2 पुस्तकों अदाबुस सालातीन, बहुत लंबा नाम है भाई, अदाबुस सालातीन तथा मासिरुस लातीन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मंगाया था। बलबन शिक्षितों के मध्य जाया करता था। उसने युवराज मोहम्मद को सलाह दी थी, विज्ञान, ज्ञानी एवं साहसी व्यक्तियों की तलाश में कोई भी कसर ना छोड़ो, उन्हें दया व सम्मान दो, ताकि तुम्हारे दरबार में व्यक्ति तुम्हारी शक्ति के साधन
बन सके। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा महमूद के ही संरक्षण में शुरू किया। ठीक है, आगे किया था। उसकी मृत्यु के पश्चात वे बलबन के दरबार में आ गए थे। जलालुद्दीन खिलजी साहित्य प्रेमी के नाम से जाना जाता है। उसने अमीर खुसरो को अपने पुस्तकालय का प्रमुख बनाया था। अलाई दरवाज़ा लेख के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी एक शिक्षा प्रसारक शासक था। इस लेख के अनुसार उसके दरबार में 46 विद्वानों ने वजीफ़े प्राप्त किए थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने 45 चिकित्सक विश्वविद्यालयों में शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में एक मदरसे का निर्माण किया जो कि हौज ख़ास यानी इलाही के निकट था। बाद में इस इमारत की मरम्मत फ़िरोज़ तुगलक ने करवाया था। अलाउद्दीन का मुख्यमंत्री शम्स उल मुल्क यानी शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिक्षक था। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया के मुख्य शिक्षक अलाउद्दीन उसूली थे, जिनके अधीन उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात देखी गई वह यह थी कि सभी जातियों के महान पुरुषों, प्रत्येक विज्ञान के विज्ञ तथा प्रत्येक कला के विशेषज्ञों की बहुलता अब से दिल्ली, बगदाद की ईर्ष्या, काहिरा की प्रतिद्वंदी तथा कस्तूनिया के समकक्ष बन गई थी। अलाउद्दीन के समय में दिल्ली पूर्व देशीय मुसलमानों का प्रधान केंद्र हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण करवाया था। इब्न बतूता जब हनोर पहुंच गया तो वह वहां 13 विद्यालय लड़कियों का पाया था। फ़िरोज़ तुगलक ने 30 मदरसों का निर्माण करवाया था। उसके काल में शिक्षा का सर्वाधिक विकास हुआ था। वह शिक्षा के विकास एवं विद्वानों हेतु प्रति वर्ष 26 लाख टन का व्यय करता था। फ़िरोज़ ने इल्तुतमिश के मदरसे पुनः बनवाकर उसमें चंदन की लकड़ी का दरवाज़ा लगवाया। 1352 ईस्वी में दिल्ली में मदरसा-ए फ़िरोज़शाही का निर्माण करवाया, जिसका प्रधानाचार्य जलालुद्दीन रूमी था। फ़िरोज़ के समय शिक्षा में प्रगति यह देखी गई कि सर्वप्रथम उसी ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की थी। फ़िरोज़ स्वयं भी शिक्षा प्रेमी था, अतः उसके काल में शिक्षा का चरमोत्कर्ष हुआ। उसने सीरी में भी एक मदरसे की स्थापना की थी। फ़िरोज़ ने शिक्षकों को दिए जाने वाले अनुदानों, इदरार तथा विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि कर दी। फ़िरोज़ ने उनके लिए निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा प्रदान की। सिकंदर लोदी, आगे देखते हैं। सिकंदर लोदी के समय की शैक्षणिक उपलब्धि यह रही कि सर्वप्रथम इसी समय से हिंदुओं ने फ़ारसी के अध्ययन में रुचि लेना प्रारंभ किया। महत्वपूर्ण है कि हिंदुओं में सर्वप्रथम कायस्थों ने ही दिल्ली में मुस्लिम प्रशासन को अपना सहयोग देने की पेशकश की। कायस्थ हिंदुओं में फ़ारसी सीखने वाले प्रथम थे। सिकंदर लोदी ने आगरा में मदरसा की स्थापना की तथा मुल्तान से अब्दुल्ला एवं अजीज़ उल्लाह जैसे शिक्षकों को आमंत्रित किया। सिकंदर लोदी शेख अब्दुल्ला की शिक्षा प्रणाली से बहुत प्रसन्न था और वह अक्सर उसकी उपदेशों की कक्षाओं में उपस्थित भी रहता था।
सिकंदर स्वयं में एक विद्वान व्यक्ति था। आगे देखते हैं। उसके निजी भवन में 17 विद्वान सदैव उसके साथ रहते थे। उसने आगरा, मथुरा एवं मारवाड़ में मदरसे का निर्माण करवाया। सिकंदर लोदी के समय दर्शन तथा तर्कशास्त्र की पढ़ाई भी शुरू हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रांतों में शैक्षणिक विकास। प्रांतों में शैक्षणिक विकास, चलिए पढ़ते हैं। दक्षिण में ब्रह्मपुरी या घटिका तथा जैन पल्लियों में जनता को शिक्षित करने का काम प्राचीन काल से ही किया जा रहा था। सही बात, शिक्षा दीक्षा देने का काम जो है वो प्राचीन काल से हो रहा था। नगाई में एक घटिका थी। दक्षिण अर्काट में इनारियम दक्षिण अर्काट में इनारियम में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने एक बड़े महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसी के पड़ोस में त्रिभुवनी नामक एक अन्य महाविद्यालय था। वीर राजेंद्र 1067 ईस्वी के अभिलेख में चिंगलेपुट जिले के तिरुमुक्कुदल स्थित विद्यालय तथा अस्पतालों में मौजूद दवाइयों के स्टॉक का विवरण मिलता है। अष्टांग संग्रह तथा चरक संहिता के अध्ययन के लिए तिरुवाडतुराई स्थित मेडिकल स्कूल तथा पाणिनि व्याकरण के लिए तिरुवडाराई प्रसिद्ध थे। केरल के राजाओं ने कलारी यानी सैनिक विद्यालय की स्थापना की थी। बहमनी राज के वजीर महमूद गवा ने बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। उसने इस मदरसे के प्रधानाचार्य के पद के लिए फारस के मौलाना अब्दुल रहमान जामी को बुलाया था। सरहिंद आयुर्विज्ञान चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन का केंद्र था। यहाँ से संपूर्ण साम्राज्य में चिकित्सा बनाकर भेजे जाते थे। मुल्तान में विद्यार्थी खगोल विद्या, ज्योतिष शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान का अध्ययन करने आते थे। सिंध के ठट्टा में 400 कॉलेजें थीं। ठीक है। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। उसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। जौनपुर को शेर शाह सूरी तथा मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा का प्रारंभ किया था। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। कश्मीर का सुल्तान जैनुल आबदीन सम्राट होने के पश्चात भी मदरसे में शिक्षा प्राप्त करने जाता था। वाह, कितनी अच्छी बात है। सर्वप्रथम उसी ने कश्मीर के विभिन्न भागों में मदरसों की स्थापना की थी। राजपूत शासक पूरनमल की पत्नी रत्नावली शिक्षित महिला थी। बीजापुर का शासक अली आदिल शाह ने एक पुस्तकालय बनवाया, जिसका प्रमुख वामन पंडित था। अली आदिल शाह को सूफी कहा जाता था। उसने अकबर से बहुत पहले ही कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में धर्म चर्चा हेतु बुलवाया था। उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 ईस्वी में हुआ, जिसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताब-ए-नौरस लिखा। उसे अबला बाबा, गरीबों का दोस्त तथा अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा जाता था। ठीक है। उसने पंढरपुर यानी महाराष्ट्र को अनुदान दिया था। गोलकुंडा साहित्यकारों का बौद्धिक स्थल था। अकबर का समकालीन सुल्तान मुहम्मद कुली कुतुब शाह
कुतुब शाह ढकनी, आगे इधर ना पंढरपुर था वो। ढकनी यानी उर्दू, फारसी एवं तेलुगु में रचना करता था। उसी के शासनकाल में गोलकुंडा में दक्कनी उर्दू में काव्य रचना प्रारंभ हुई। काव्य में धर्म निरपेक्षता का सुर लाने वाला वह पहला शायर था। ठीक है। उसके शासनकाल में के 5वें वर्ष गोलकुंडा के सुल्तानों का प्रसिद्ध इतिहासकार तारीख़ मुहम्मद कुतुब शाह की रचना पूर्ण हुई। गोलकुंडा के कुतुब शाही सुल्तानों ने अपने अनुदान पत्र फारसी एवं तेलुगु दोनों में जारी किए हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे यहाँ से। इब्राहिम कुतुब शाह मालभिकरम गलत पढ़ रहे हैं हम। इब्राहिम कुतुब शाह माल की भरम सही है, ध्यान कहीं और चला गया था, कहलाता था, मालकी भरम कहलाता था। गोलकुंडा के प्रधानमंत्री मदना एवं अकना तथा बीजापुर में नरसू एवं यासु पंडित ने भी शैक्षणिक विकास में योगदान दिया था। मुगल काल में शैक्षिक विकास। भारत में मुगलों के आगमन से शिक्षा की बड़ी प्रगति हुई। बाबर ने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना किया। बाबर ने मंत्री सैयद मकबर अली की तवारीख में बताया गया है कि उसके समय सुहरते आम का एक कर्तव्य स्कूल एवं कॉलेज का निर्माण भी था। हुमायूं की भी साहित्य प्रेमी था, जिसने दिल्ली में दीन पनाह नगर के पास एक पुस्तकालय शेर मंडल की स्थापना की थी। शेर शाह ने नारनौल में मदरसा बनवाया था। अकबर यद्यपि निरक्षर था, परंतु मतलब बिना पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, परंतु इसने शिक्षा प्रणाली की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने मदरसों के पाठ्यक्रमों में सुधार किया और उसी के समय से शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता का समावेश हुआ। उसने विद्यार्थियों को आदेश दिया कि वे सभी विषयों का ज्ञान क्रम से प्राप्त करें और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और वर्तमान में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनकी उपेक्षा किसी को ना करने दिया जाए। ठीक है। अकबर ने एक फरमान जारी कर गणित एवं खगोल विद्या को अनिवार्य विषय बना दिया। अकबर प्रथम शासक था जिसने लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को भावनाओं को 5 प्रमुख सुधार किए। भावनाओं का 5 प्रमुख सुधार किया। ठीक है। नंबर 1, फारसी एवं अरबी का भेद समाप्त कर इसे धर्मनिरपेक्ष आधार दिया। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया। नंबर 3, मदरसों में फारसी शिक्षक के रूप में हिंदुओं को भी नियुक्त किया तथा मदरसों में हिंदुओं की शिक्षा का भी प्रबंध किया। नंबर 4, हिंदुओं के शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देने की नीति का सूत्रपात किया। नंबर 5, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की। ठीक है, ये थी। अबुल फजल के अनुसार सभी राष्ट्रों में युवकों की शिक्षा के लिए स्कूल है, परंतु हिंदुस्तान अपने विद्यालय के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम ने दिल्ली में अपने पति के मकबरे के समीप एक स्कूल खोला था। ठीक है। अबुल फजल ने अकबर के समय में के 4 प्रमुख वेदों महादेव, भीमनाथ, नारायण तथा शिवाजी, ये सब 4 प्रमुख वेद थे। ठीक है। महामंगा ने यहाँ जो हम लोग अभी देखे थे ना, जोधा अकबर, उसमें था ना महामंगा, तो उसका असली नाम था महामंगा। ठीक है, उनकी दाई माँ थी। महामंगा ने
दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मस्जिद स मदरसे का निर्माण किया था दिल्ली में, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। हुमायूं का मदरसा दिल्ली में था। अबुल फजल ने फतेहपुर सीकरी में मदरसा ए अबुल फजल की स्थापना की थी। ठीक है, फजल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मदरसे तथा आगरा में राजकीय पुस्तकालय की स्थापना की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मदरसा तथा आगरा में राजकीय पुस्तकालय की स्थापना की थी। जलालुद्दीन रूमी की मसनवी एवं हाफिज की दीवान अकबर की दो मनपसंद पुस्तकें थी। ठीक है, जलालुद्दीन रूमी की जो मसनवी एवं हाफिज की दीवान अकबर की दो मनपसंद मतलब फेवरेट बुक थी अकबर की, याद रखना। फैजी के पास अपना निजी पुस्तकालय था। फैजी का जो था वो खुद का पुस्तकालय था। मुकद्दम राम के कवि कंकड़ चंडी मुकद्दम राम के कवि कंकड़ चंडी में मुगल युग के हिंदी विद्या केंद्रों में पढ़ाए जाने वाले ग्रंथों एवं विषयों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसी समय हुसैन खां वली ने श्रीनगर में एक मदरसे की स्थापना की थी। लाहौर में भी शैक्षणिक गतिविधियों जारी रही। लाहौर में ही महाभारत एवं राजतरंगिणी का फ़ारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया था। अब्दुल रहीम खाना की पुत्री जान बेगम ने कुरान पर एक टिप्पणी लिखी थी। अकबर ने उसे 50,000 दिनार इनाम दिया था। ठीक है, आगे। मानसराट के अनुसार अकबर ने अपने महल की स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए व्यवस्था की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। मुगल हरम में गुलबदन बेगम सबसे शिक्षित महिला थी। आतुन मामा भी मुगल राजकुमारियों की शिक्षा हेतु उत्तरदायी थी। पूरे मुगल काल के दौरान शिक्षा केंद्र के रूप में आगरा का स्थान जो था अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहा। अकबर ने वहाँ एक बड़ा कॉलेज खोला तथा वहाँ पढ़ने के लिए सिराज से विद्वानों को बुलाया गया था। ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं, वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर जो थे वहाँ सिराज से बुलाया गया था। आगे, शाहजहाँ ने दारुल बक्का कॉलेज जो कि नष्ट प्राय हो चुका था की मरम्मत कराई थी। उसने दिल्ली की जमा मस्जिद के पास तथा जहां आरा बेगम ने आगरा की जमा मस्जिद के पास एक मदरसा का निर्माण करवाया। संस्कृत विद्वान वंशीधर मिश्र को मुमताज़ महल ने संरक्षण दिया था। ठीक है, नाजिर सती उन्नीसा अपनी विद्या के कारण जहां आरा बेगम की अध्यापिका नियुक्त हुई थी। मुल्ला फरीद ने इसी समय जीच ए शाहजहानी नामक खगोलीय चार्ट तैयार किया था। शाहजहाँ के काल में चंद्रभान ब्राह्मण पर्शियन यानी फ़ारसी में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू था। इटली यात्री पिट्रोडेला वाले 1623 ईस्वी ने ग्रामीण विद्यालयों एवं उसके द्वारा अपनाई गई शिक्षा प्रणाली का बड़ा सजीव विवरण दिया है। औरंगजेब ने प्रांतीय दीवानों को यह आदेश दे रखा था कि वे सभी छात्रों को राजकोष से आर्थिक सहायता प्रदान करें, और औरंगजेब ने एक बार शिक्षकों को भूगोल और राजनीति नहीं पढ़ाकर अरबी तथा
मीमांसा के अध्ययन में अपना समय व्यर्थ करने के लिए फटकारा था। मदरस-ए-रहीमिया की स्थापना उसी के काल में हुई, जो कि हदीस यानी परंपराओं तथा एवं टीकाओं का प्रसिद्ध केंद्र था। शाह वली उल्लाह के पिता अब्दुल रहीम के नाम पर इस मदरसे का नामकरण हुआ था। ठीक है। औरंगजेब ने लखनऊ के फिरंगी महल को शिक्षा निमित्त दे दिया था। फिरंगी महल न्यायिक शिक्षा यानी फिक्र का प्रमुख केंद्र था। मुगल काल में सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे उर्दू। बड़ा कर लेते हैं। हाँ चलिए आगे पढ़ते हैं। उर्दू को जवान ए हिंदवी, रेखता, ढकनी, छावनियों या लश्कर एवं बाजारों की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अमीर खुसरो ने इसको हिंदवी अथवा देहलवी कहा है। वस्तुतः मंगोलों की सैनिक छावनियाँ एवं मुख्यालय को उर्दू नाम से जाना जाता है था। कालांतर में यह शब्द फारसी ज्ञानकोश का अंग बनी, जिसका शाब्दिक अर्थ आज भी कैंप ही है। शुरुआत में उर्दू एवं हिंदी का साथ साथ विकास हुआ, बाद में दोनों स्वतंत्र रूप से विकसित हुए। अमीर खुसरो पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने उर्दू या हिंदवी में कविता लिखी। अपनी पुस्तक गुर्रतुल कमाल में कहते हैं, मैं एक भारतीय तुर्क और भारतीय तोता हूँ। मैं आपको हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ। अमीर खुसरो के अनुसार हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। इन्होंने अपनी कविताओं में हिंदी एवं फारसी दोनों का सम्मिश्रण प्रस्तुत किया, जिसे मुगल काल में रेखता कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय के फलस्वरूप उर्दू का क्षेत्र विस्तृत हुआ और दक्षिण में भी उसका प्रयोग होने लगा। आगे देखते हैं। बहमनी शासकों ने अपनी जनता के साथ अपने विचारों के संचार साधन के रूप में उर्दू का प्रयोग किया था। इस समय से यह दक्षिणी भाषा के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। अधिकांश इतिहासकार उर्दू गद्य का जन्मदाता ख्वाजा मोहम्मद गेसूद राज को मानते हैं। उनकी कृति मिरात उल आशिकीन को उर्दू ग्रंथ की प्रथम पुस्तक स्वीकार की जाती है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने सर्वप्रथम उर्दू को बीजापुर की राज्य भाषा बनाया। शाहजहां के समय चार चमन यानी बाग के लेखक चंद्र ब्राह्मण ने उर्दू के विकास में योगदान दिया, परंतु मुग़ल बादशाहों में मोहम्मद शाह रंगीला पहला मुग़ल सुल्तान था या शासक था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान कर उसे प्रोत्साहित किया। उसने 1722 ईस्वी में दक्षिण से आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली ढकनी को बुलवाया। वली ढकनी इससे पहले 1700 ईस्वी में अपने आध्यात्मिक गुरु सादुल्ला गुलशन से भेंट करने दिल्ली आए थे। वली का पूरा नाम शमसुद्दीन था, लेकिन कविताएं वली के उपनाम से करते थे। जो कविताएं थे वो वली के उपनाम से करते थे। ठीक है। आगे उनका जन्म 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में हुआ था।
उन्होंने दीवान में पद्य संग्रह की रचना की थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त मीर तकी, मीर ख्वाजा, मीर दर्द एवं गालिब रेख्ता के प्रसिद्ध उस्ताद आवाज़ मुंह से निकल नहीं पाता है उस्ताद हुए। मीर तकी को खुदाए शुखान यानी कविता का भगवान कहा जाता है। अहमद शाह तथा आलमगीर द्वितीय के वज़ीर गाज़ी-उल-दीन खान इमाद उल मुल्क की पत्नी गुना बेगम मिन्नत नाम से उर्दू में कविताएं लिखती थीं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में जो है आप सभी लोग जो हैं, जितने लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ अगर जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें, और जितने भी नए यूज़र्स हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिन्हें भी हिस्ट्री पढ़ना है उस चैनल को ये सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे चलकर जो है प्राचीन इतिहास जो कि केसी श्रीवास्तव का है, और कोई मॉडर्न हिस्ट्री के बुक के लिए आप लोगों ने कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम देखेंगे, फिर वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू दोस्तों।